नमस्कार, जय श्री कृष्ण। विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, आशा है आपकी प्रथम परीक्षा अच्छी गई होगी और कंप्यूटर उपकरण की वजह से या फिर मेरी वजह से आपको जो भी कुछ नुकसान हुआ हो या फिर आपको कुछ दिक्कतें आई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हम नए विषय पर यानी कि कहानी लेखन के विषय पर आगे बढ़ेंगे। कहानी लेखन कितने मार्क्स का होता है, उसमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी ज़रूरी है, ये बातों को हम पहले समझेंगे। हिंदी के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न कहानी लेखन का होता है। इसमें एक कहानी की रूपरेखा ढांचा दी जाती है और उसके आधार पर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। इस कहानी को एक शीर्षक देना और अंत में कहानी से मिलने वाली सीख बोध लिखना भी आवश्यक है। क्या बताया गया है? हिंदी के प्रश्न पत्र में प्रश्न जो है कहानी लेखन का वह पूछा जाता है। इसमें कहानी की रूपरेखा यानी कि मुद्दा, જેને આપણે ગુજરાતીમાં શું કહી શકીએ, મુદ્દા પરથી વાર્તા એમ કહેવાય છે ને, तो रूपरेखा यानी कि ढांचा, मुद्दे दिए जाते हैं और उसके आधार पर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। इस कहानी को एक शीर्षक देना और अंत में कहानी से मिलने वाली सीख लिखना आवश्यक है। आपको जो रूपरेखा दी जाती है उसे आपको शीर्षक देना यानी कि नामांकन करना है, उसका नाम देना है, उसे टाइटल देना है और फिर कहानी से हमें कौन सी सीख मिलती है वो हमें लिखना बहुत ही आवश्यक है, वरना हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। कहानी लेखन के लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। वैसे तो कहानी लेखन के लिए 6 अंक है, लेकिन विषय शिक्षक अपनी तरीके से कहानी लेखन के मार्क्स में परिवर्तन कर सकता है। कहानी लेखन के 4 मार्क्स भी रख सकता है, 5 मार्क्स भी रख सकता है और 6 मार्क्स भी रख सकता है। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखें। सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को भलीभांति समझ लें। कहानी की जो मुद्दे हैं, जो रूपरेखा दी है, उसे ध्यान से 1-2 बार या फिर शक्य हो सके तो 3 बार सही तरीके से पढ़ें। रूपरेखा का विस्तार, कहानी के प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार करो। कहानी के स्थान और पात्र आदि के नाम दो। मुख्य घटना का संक्षेप में वर्णन करो। पात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। क्या बताया गया है? सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को भली भांति समझ लो। आपने उसे समझ लिया। रूपरेखा का विस्तार यानी कहानी के प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार करो। कहानी में जो भी मुद्दे में रूपरेखा में बात बताई गई है उन छोटी छोटी घटनाओं को क्रम के अनुसार एक के बाद एक उसका विस्तार करो, उसे विस्तार से लिखो। कहानी के स्थान और पात्र आदि के नाम दो। कहानी की जो रूपरेखा दी है उसमें अगर किसी गांव का नाम बताया हो तो ठीक है, पात्र का नाम बताया हो तो ठीक है, और अगर ना दिया हो तो आप अपनी तरीके से गांव का नाम दो। बराबर, जैसे कि रूपरेखा में बताया गया हो कि एक गांव था, उसमें 2 मित्र रहते थे, तो आप उस गांव का नाम दो, मोहनपुर या फिर सुहानपुर या फिर जो भी आपको लगे, रामपुर। बराबर, स्थान का नाम दिया, फिर उसे पात्र का नाम दो। जैसे बताया गया है कि 2 मित्र थे, 2 मित्रों को आप अपने तरीके से कोई भी नाम दे सकते हो, रामू, शामू, मोहन, सोहन। बराबर, नाम देना आवश्यक है, तभी कहानी आपकी खूबसूरत लगेगी। मुख्य घटना का संक्षेप में वर्णन करो। उसमें जो मुख्य बात है, जो मुख्य प्रसंग है जिसकी वजह से कहानी का गठन करना है, तो उस बात को हमें लिखना है। पात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। 2 मित्र जो बात कर रहे हैं उसे आप संवाद के रूप में पेश करो। जैसे कि शामू ने कहा, अल्पविराम, फिर अवतरण चिन्ह में उसने जो भी कुछ कहा हो उस चीज़ को सामने रखो। फिर जो भी दूसरा मित्र है उसने क्या कहा तो उस बात को लिखो, अल्पविराम करो और फिर अवतरण चिन्ह करके जहाँ उद्गारवाचक बातें हो, आश्चर्यवाचक बातें हो तो उस तरीके से उसे चिन्ह लगाकर बात को सामने रखो। अन्य बातें, कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कहानी भूतकाल में हो चुकी है, ना कि अभी घट रही है, इसलिए कहानी की जो बातें हैं उसमें जब क्रियापद का उपयोग कर रहे हैं वह भूतकाल में होना चाहिए। पूरी कहानी 3-4 परिच्छेदों में बांटनी चाहिए। उसमें विराम चिन्ह का उचित प्रयोग आपको करना है। केवल 2 पैराग्राफ में ना लिखकर कहानी को आपको 3-4 पैराग्राफ में बांटना है। उचित विराम चिन्ह यानी कि अल्पविराम, पूर्ण विराम, उद्गार चिन्ह, अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह, बराबर, जो भी चिन्ह की जहाँ ज़रूरत है वहाँ उस चिन्हों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि चिन्ह है तो हिंदी भाषा, गुजराती भाषा, संस्कृत भाषा का सौंदर्य है। बराबर, इन विराम चिन्हों की वजह से भाषा सुशोभित है, इसलिए विराम चिन्ह का तो उपयोग होना ही चाहिए। कहानी के मुख्य पात्र, प्रसंग या संदेश को ध्यान में रखकर कहानी को उपयुक्त व छोटा सा शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक कैसा होना चाहिए? मुख्य पात्र यानी कहानी को कोई पात्र है, जो पात्र सच्चा है, उसमें सच्चाई दिखाई दे रही है, उसमें कर्तव्य निष्ठा दिखाई दे रही है, तो उसे ध्यान में रखकर आप टाइटल दे सकते हो। प्रसंग वैसा कोई है कि जिसमें ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, सच्चाई, बराबर, परोपकार की भावना दिखाई दे रही है, तो उस प्रसंग के अनुसार शीर्षक दो। उसमें से क्या सीख मिल रही है तो उस सीख के आधार पर भी आप अपनी तरीके से शीर्षक दे सकते हो। सीख, कहानी से मिलने वाली सीख 1-2 वाक्य में लिखनी चाहिए। मतलब जो सीख मिलती है उसे 1-2 वाक्य में, आपने जो कहानी पढ़ी उसमें से आपने क्या समझा,
क्या कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए? लालच नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो भी आप जैसे भी समझे हो उस चीज़ को आप सीख के रूप में आपको लिखना है। कहानी लगभग 15-20 पंक्तियों में लिखनी चाहिए। 15-20 पंक्तियों में भी कहानी होनी चाहिए, बराबर। ज़्यादा लंबी खींचो मत, वरना कहानी का मज़ा नहीं रहता। कहानी की भाषा शुद्ध और मुहावरेदार होनी चाहिए। उसमें आपको मुहावरे का उपयोग करना चाहिए अच्छी तरीके से, बराबर। जैसे कि जंगल में 2 चोर थे, बराबर। 2 चोर चोरी करके ले जा रहे थे, तो वहीं सामने पुलिस का आ जाना और पुलिस को देखकर चोर भाग गए। भाग गए शब्द का उपयोग अगर आप करो, उससे बेटर अगर आप मुहावरे का उपयोग करो कि चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गए, तो आपकी कहानी कितनी सुंदर लगेगी, है ना। उस तरीके से आपको मुहावरे का उपयोग करना है, शुद्ध सरल भाषा का उपयोग करना है ताकि आपको गुण मिल सके। कहानी की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। लिखने के बाद पूरी कहानी एक बार फिर से हमें पढ़ लेनी चाहिए, बराबर। सुंदर और सच्चे अक्षरों से आपको कहानी लिखनी है, और कहानी लिखने के बाद उस कहानी को पूरी तरीके से आप पढ़ो। कहीं कोई गलती तो नहीं है, कहीं कोई चीज़ें छूट तो नहीं गई, कहीं कोई वाक्य छूट तो नहीं गया। इन सारी बातों को ध्यान में रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है, बराबर। अब हम आगे बढ़ते हैं कहानी की रूपरेखा की ओर। हमारी कहानी की रूपरेखा है, एक कहानी है जो आपको अब तक जो मैंने कहानी लेखन की सूचना आपको बताई, वो कहानी की सूचनाएं आपको नोटबुक में लिखना नहीं है, लेकिन जो कहानी की रूपरेखा मैं आपको लिखवा रही हूँ, जो आपके सामने है, और जो कहानी लिखवाऊंगी वो आपको लिखना आवश्यक है। कहानी की रूपरेखा पहले देख लें। एक सुहावना वन, इंद्र का आगमन, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर इंद्र का खुश होना, वहाँ एक आश्चर्य, एक सूखे वृक्ष पर एक दुखी तोता, प्रश्न, हरे भरे वृक्षों को छोड़कर इन वृक्ष पर क्यों, उत्तर, यह वृक्ष पहले हरा भरा और फल फूलों से संपन्न था, अब बुरे दिनों में मैं इसका साथ कैसे छोड़ूं, इंद्र का वरदान या फिर बोध। एक सुहावना वन है, यानी कि सुंदर सा वन है। आपको इसमें वन को अगर नाम देना हो तो आप दे सकते हो। एक सुंदर सा वन है जिसमें इंद्र राजा, देवों के राजा इंद्र का आगमन होता है। इंद्र वहाँ आए हैं। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर इंद्र का खुश होना। इंद्र जो सुहावने वन में आए हैं, वहाँ जो प्राकृतिक सौंदर्य है, फल फूल है, पौधे हैं, वृक्षों की वजह से जो वन की शोभा है वो बहुत ही खूबसूरत है, जिसे देखकर इंद्र बहुत ही खुश है। वहाँ एक आश्चर्यजनक बात दिखाई दी। तो वह कौन सी आश्चर्यजनक बात दिखाई दी? एक सूखे वृक्ष पर एक दुखी तोता। एक सूखा पेड़ है, ठूठा पेड़ है, और उस पर एक दुखी तोता बैठा है, बिल्कुल दुखी है वह। प्रश्न, हरे भरे वृक्षों को छोड़कर इस वृक्ष पर क्यों, बराबर। उस दुखी तोते को देखकर जो देवराज इंद्र वह पूछ रहे हैं कि यह सुंदर सा हरा भरा वन है, इसमें एक सूखा हुआ पेड़ है, उस सूखे हुए पेड़ पर तोता बैठा है और वो भी उदास है, इसीलिए इंद्र उसे पूछ रहे हैं, हरे भरे वृक्षों को छोड़कर, यानी इस वन में कितने हरे भरे पत्तों से लदे हुए वृक्ष है, तो उसे छोड़कर तुम इस सूखे पेड़ पर क्यों बैठे हो? उत्तर, यह वृक्ष पहले हरा भरा और फल फूलों से संपन्न था। तोते ने क्या कहा कि यह वृक्ष जो है वह पहले कैसा था? हरा भरा और फल फूलों से संपन्न, फल फूलों से लदा हुआ था। अब बुरे दिनों में मैं इसका साथ कैसे छोड़ूं? क्या कह रहे वह तोता कि पहले इसके समय में ये बहुत ही हरा भरा और हरे भरे पत्तों से लदा हुआ था, फल फूलों से लदा हुआ था। अब उसके बुरे दिन है कि वह सूख गया है, तो ऐसे समय में मैं इसका साथ कैसे छोड़ूं? मतलब तोता जो है इस वृक्ष पर पहले से बसा हुआ था, इस वृक्ष पर उसने अपना घरौंदा बनाया था जब वह हरा भरा था, और आज यह पेड़ सूख गया है, फिर भी तोता उस पर बैठा है। क्यों तोता उस पर बैठा है? क्योंकि तोता उदास क्यों बैठा है? इसलिए कि जब यह हरा भरा पेड़ था, तब हरे भरे पेड़ ने तोते को यह अपना घरौंदा बनाने के लिए उस पेड़ ने उसे जगह दी। किसने? पेड़ ने। किसे? तोते को। उस पेड़ पर जगह दी उसने, तोते ने उस पेड़ पर अपना घरौंदा बनाया। और इतने सुंदर जब दिन उस वृक्षों के चल रहे थे, तब तोता उसके साथ था और तोते को उस वृक्ष ने जगह दी रहने के लिए, परोपकार की भावना की वजह से, बराबर। तो अब जब यह वृक्ष सूख गया है, तो यह तोता जो अब तक इस वृक्ष पर अपना घर बनाकर बस रहा था, तो अब इस बुरे समय में क्यों इस वृक्ष को छोड़ दे? जिस वृक्ष ने अच्छे दिनों में उसका साथ दिया, उस वृक्ष को इस बुरे दिनों में वो क्यों छोड़ दे? इसलिए वह इंद्र राजा से कहता है कि इसके अब बुरे दिन हैं, यह पत्तों से पत्ते नहीं रहे, अब यह सूख गया है, ठूठा हो गया है, तो ऐसे बुरे दिनों में मैं इसका साथ क्यों छोड़ूं? जब इसने मुझे अपने पेड़ पर घरौंदा दिया, मेरी रक्षा की,
ठंडी गर्मी बरसात में, तो अब इसके बुरे दिन चल रहे हैं तो मैं इसका साथ क्यों छोड़ूं। इंद्र का वरदान बोध। जब यह इस पक्षी की बात इंद्र सुनता है तो इंद्र का दिल पसीज जाता है और इंद्र राजा वरदान देते हैं, और वरदान की वजह से आपको पता है कि कहानी में क्या मोड़ आएगा कि वह पेड़ है वह पहले जैसा फिर से हरा भरा हो जाएगा और फिर से तोता उस वृक्ष पर चहचहाने लगेगा और वृक्ष हरा भरा दिखने लगेगा, जिससे दोनों ही खुश रहेंगे। बराबर। अगर इस कहानी को हमें शीर्षक देना हो तो हम क्या देंगे बच्चों। बराबर। हमने क्या देखा कहानी के मुद्दों में कि पात्र प्रसंग को देखकर आप इसमें कोई भी कहानी को शीर्षक दे सकते हो। बराबर। तो यहाँ हमने तोते की ईमानदारी देखी। बराबर। तोते का सच्चा प्रेम देखा। तोता और वृक्ष है जो उन दोनों के बीच में हमने एक दोस्ती जैसा गुण देखा। बराबर। उसमें एक सच्चा प्रेम देखा, सच्ची कर्तव्य निष्ठा देखी। तो इस कहानी को हम शीर्षक भी दे सकते हैं सच्चा प्रेम। बराबर। और दूसरी तरीके से कि जिस प्रकार पेड़ पर ठंडी गर्मी के दिनों में जिस प्रकार पेड़ ने किसे तोते को सहारा दिया, वहाँ तोते ने अपना घरौंदा बनाया उस पेड़ पर। बराबर। तो उस पेड़ ने जिस प्रकार उसका साथ दिया, तो उसी प्रकार तोते ने भी बुरे दिनों में, तोता भी बुरे दिन में उसी वृक्ष पर वहीं बैठा है उदास होकर, लेकिन फिर भी उस पेड़ पर बैठा है कि वह सोच रहा है कि काश कोई चमत्कार हो जाए और यह पेड़ हरा भरा हो जाए। इसलिए बुरे दिन थे तब जो पेड़ था, वृक्ष था, उसने तोते पर उपकार किया था। बराबर। बुरे संकटों से, मुश्किलों से उसे बचाया था। तोते का घरौंदे की उसने रक्षा की थी। किसने? पेड़ ने। धूप गर्मी सर्दी आंधी तूफान में उसने तोते की घरौंदे की रक्षा की थी। किसने? वृक्ष ने। इसलिए उसने जो उपकार किया था तोते पर। बराबर। तो इसीलिए इसी उपकार को न भूलकर तोता उसी पेड़ पर रहा और वह उस पेड़ को उसने छोड़ा नहीं, वहीं बैठा रहा। तो इस कहानी को हमें शीर्षक दे सकते हैं उपकार का बदला या फिर सच्चा प्रेम। बराबर। या फिर हाँ, आपको अगर अपने तरीके से देना हो तो आप लिख भी सकते हो तोता और वृक्ष और तोते की मैत्री, या फिर वृक्ष की मैत्री, या फिर अपनी तरीके से आपको जो आप सही लग सकता है आपको इस ये जो मैंने 2 शीर्षक बताए उसके बाद, तो आप वो भी शीर्षक दे सकते हो। बराबर। इसी कहानी को हम विस्तृत तौर पर अगले पीरियड में समझेंगे। आज का हमारा तास यहीं तक। अस्तु।